हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देवेश मिश्रा एंड यू आर वाचिंग चैनल एक्सप्लेन। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम शुरू करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस का थर्ड चैप्टर। इंटरनेशनल बिजनेस की जो हमने सीरीज शुरू करी है सेमेस्टर फोर्थ वाले बच्चों के लिए स्पेशली, चाहे आप एसओएल में हो, रेगुलर में हो या आप एनसी वेब में हो, अगर आपके पास बीकॉम प्रोग्राम या बीकॉम ऑनर्स का कोर्स है और आपके पास भी इंटरनेशनल बिजनेस की बुक है, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली है। इस सीरीज़ के अंदर हम टोटल 8 चैप्टर्स को कवर करने वाले हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं सारे चैप्टर्स के लिंक डाल दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके एक एक करके सारी चैप्टर वाइज वीडियो को वॉच कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में जितने भी चैप्टर्स होंगे आपको सारे मिल जाएंगे, आप जाके उसे चेकआउट कर लेना, ठीक है। और आज हम करने जा रहे हैं इंटरनेशनल बिजनेस की जो बुक है एसओएल की, इसका चैप्टर नंबर थर्ड। तो इसकी 2 यूनिट्स हम कवर कर चुके हैं, मतलब फर्स्ट चैप्टर हम कवर कर चुके हैं यूनिट 1 का, ये जो सेकंड चैप्टर यूनिट 2 का है ये वाला जो है। थर्ड चैप्टर आज जो हम कवर करेंगे वो ये है हमारा, जिसका नाम है 1 मिनट वेट ए सेकेंड। तो जो थर्ड चैप्टर है वो है हमारा यूनिट थर्ड का, ठीक है, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो आज हम ये चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं और इस चैप्टर को एक वीडियो में कवर करके ख़त्म करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, अगर किसी भी स्टूडेंट को नोट्स परचेज करने हैं तो इंटरनेशनल बिजनेस के नोट्स बन चुके हैं। इजी नोट्स हैं, शॉर्ट में नोट्स होंगे, 50-60 पेजेस हैं, सारे चैप्टर्स उसमें कवर होंगे, शॉर्ट पॉइंट्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी होंगे। तो जो बच्चा लेना चाहता है वो व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकता है। मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन के नीचे आपको शो कर रहा होगा और डिस्प्ले में भी शो कर रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी शो करेगा। तो डिस्क्रिप्शन में भी आप जाके मेरा नंबर ले सकते हो और स्क्रीन पे शो कर रहा है, इस पे यही नंबर है। तो इस पे आप मुझे मैसेज करना कि सर हमें नोट्स बाय करने हैं और मिनिमम अमाउंट जो भी होगा आप वो पे करके इसको खरीद सकते हो, ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर थर्ड, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। Both in development and emerging nation, international trade is a significant driver of economic system. Economic system का एक significant driver है जो कि है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। ठीक है, आगे लिखा है इन्होंने, वर्ल्ड वाइड एंड सर्वर्स एज द स्टिमुलस फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज इज ड्राइवन बाय डिस्पार्टीज इन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। जो ट्रेड होता है दो कंट्रीज़ के बीच में, वो दो डिस्पार्टीज़ के बीच में या दो फैक्टर्स के बीच में, दो नंबर ऑफ फैक्टर्स के बीच में, वो जो ट्रेड है उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज और साथ ही साथ नेचुरल क्लाइमेट्स जो है वो सबसे मिलकर बनता है, ठीक है। फिलोसोफर और इकोनॉमिस्ट का कहना है, उनका ऐसा मानना है कि गुड्स और सर्विसेज जो हैं दो नेशंस के बीच में जब हम ऑन द वे भेजते हैं, लेन देन होता है, तो इंटरनेशनली ये कनेक्शन बनता है और इस कनेक्शन को इंटरनेशनल ट्रेड कहा जाता है, ठीक है। लिखा थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। मैं सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमें एक थ्योरी में प्रोफेसर का नाम लिखा है जिसका नाम है एडम स्मिथ। लिखा है दैट्स इज़ वाई नेशन ट्रेड विद ईच अदर। क्यों ज़रूरत पड़ती है एक नेशन को दूसरे नेशन से ट्रेड करने की। तो लिखा है थ्योरी ऑफ एडम स्मिथ और रिचार्डो एंड हैक्सकेर ओहलिन शोज द हाउ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर ए नेशन ए ट्रेड ऑफ प्रोडक्ट विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाई इटसेल्फ फॉर मीटिंग ए आउन डिमांड। इन दोनों प्रोफेसर्स ने थ्योरी में ये समझाया सिर्फ कि किस तरह से एक देश से दूसरे देश में हम अगर ट्रेड करते हैं तो वो बेनिफिशियल होता है दोनों नेशंस के लिए। बेशक वो हम खुद से प्रोड्यूस ना करें, अगर हम उसको बेच भी रहे हैं तब भी ये बेनिफिशियल होगा। बिकॉज इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो एक तरह का स्पेशलाइज है मैन्युफैक्चरर का। इसमें एक्सपोर्ट होता है अपने प्रोडक्ट्स का एक जगह से दूसरी जगह, तो दूसरे लोगों तक भी ये इफ़िशेंट तौर पर पहुँचता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है, न्यूमरियस थ्योरी ऑफ मॉडल्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड फॉलोइंग इम्पोर्टेंट थ्योरीज आर बीन डिस्कस्ड। अब हम इसकी कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी को डिस्कस करेंगे जिसमें कुछ थ्योरीज के नाम हैं। पहला है यहाँ पे मर्केंटलिज्म थ्योरी, दूसरा है एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज, फैक्टर एंडोमेंट, फिर आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी और लास्ट हम पढ़ेंगे नेशनल कंपीटिटिव एडवांटेज थ्योरी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो रीड करने जा रहे हैं वो है हमारी मर्केंटलिज्म थ्योरी।
मर्केंटलिज्म थ्योरी वाज इंटरनेशनल ट्रेड। ये एक इंग्लैंड की 16th सेंचुरी में डिस्कवर करी गई थी थ्योरी। ये थ्योरी जो है वो इकोनॉमिक्स की बैकबोन भी कहलाती है। इस थ्योरी को 1500 और से 1800 एडी के अंदर यूज़ करा जाता था। ठीक है, इस फिलोसफी में, इस थ्योरी के अंदर ये मेंशन करा गया है कि जब एक इंटरनेशनली एक्सपोर्ट होता है या इंपोर्ट होता है तो वो किस तरह से किस वे में बेनिफिशियल होगा, तो वो इस थ्योरी में समझाया गया है। द कंट्री वुड एक्यूमुलेटेड गोल्ड एंड सिल्वर द बेसिस ऑफ पावर एंड वेल्थ। जिस तरह से कंपनी जो है कंट्री में गोल्ड और सिल्वर जो है वो एक दूसरी जगह भेजती है, जिससे पावर और वेल्थ भी इंक्रीज होती है। ठीक है, आगे एक छोटा सा पॉइंट है नीचे मेंशन करा है, वो यहाँ से है, मैं आपको बताता हूँ। ए नेशन में प्रोड्यूस मोर देन द डोमेस्टिक डिमांड। एक नेशन जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है उसकी डोमेस्टिक डिमांड से। एंड द होम गवर्नमेंट में ग्रांट एड और लोन टू अदर कंट्री। और जो गवर्नमेंट है, सरकार जो है वो लोन प्रोवाइड करती है कि जो मैन्युफैक्चरर है वो और ज़्यादा कंडीशन में उस चीज़ को बनाए अगर वो डिमांडेड है तो। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होगा और ओवर दैट कंट्री जो है अपना माल बिकेगा। क्लियर है। दूसरा आता है एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज जो है एडम स्मिथ द्वारा एक पब्लिश फेमस बुक है जिसके अंदर इसके बारे में जिक्र करा था। बुक का नाम यहाँ पे लिखा है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है ही अटैक्ट मर्केंटलिज्म बेस्ड ऑन इकोनॉमिक नेशनलिज्म। ये बुक जो है सीधा मर्केंटलिज्म थ्योरी पर अटैक करती है। ही वाज द व्यू ऑफ कंट्री रियल वेल्थ। ये दिखाती है कि कंट्री की रियल वेल्थ क्या है। वाज रिफ्लेक्टेड नॉट इन बुलियन रिजर्व्स बट इट इज़ ए टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इट्स सिटीजन्स कुड बाय और कंज्यूम। ये वो टोटल अमाउंट दिखाती है जो एक्चुअल में लोग खरीदते हैं और जो एक्चुअल में लोग कंज्यूम करते हैं। ठीक है, स्मिथ ने आर्ग्यूड में कहा कि कंट्री डिफर इन द एबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इफेक्टिवली। स्मिथ ने बोला जो कंट्रीज है वो अपने अपने पॉसिबिलिटी होने के तरह से, मतलब कि अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी अपनी इफ़ेक्टिवनेस के अनुसार ही माल को, प्रोडक्ट को एफिशिएंटली प्रोड्यूस करती है। एवरी कंट्री, हर एक कंट्री जो है वो एडवांटेज उठाती है इस प्रोडक्शन का एक जगह से दूसरी जगह भेजने पे। ठीक है, A country advantage can be either natural or acquired. Natural advantage may be due to topography, climatic conditions, availability of natural resources या labor forces। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हर एक कंट्री में मौजूद होती हैं जिनसे वो प्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, उसके बाद लिखा है मेजर पार्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड कंपेरिजन manufacturer and services of nation produce them have acquired advantages। मोस्ट ऑफ द कंट्री में वर्ल्ड ट्रेड के नाम पे सबसे ज़्यादा सर्विसेज को सेल किया जा रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई कंपनी जो है वो यूएस में है, यूएस में एक कंपनी है जिनके पास अकाउंटेंट नहीं है, उनको अपना बुक्स टैली कराने के लिए एक अकाउंटेंट की नीड पड़ती है। वो क्या करते हैं, इंडिया से एक अकाउंटेंट को हायर करते हैं और वो वर्क फ्रॉम होम करता है, उनके लिए काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक सर्विस को एक्वायर कर रहे हैं जो कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं एक तरह से। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, बेनिफिट होगा इससे इंडिया का भी और बाहर का भी। ठीक है, आगे लिखा है उसके बाद एबिलिटी ऑफ ए कंट्री टू प्रोड्यूस यूनिक प्रोडक्ट डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द ए कंपटीटर फॉर ए होमोजीनियस प्रोडक्ट मोर इफेक्टिवली। और कुछ कंपटीटर्स जो है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट बनाते हैं और इससे भी बेनिफिट ही होता है। कैसे बेनिफिट होगा, देखो अगर मान लो कोई एक लाइन है, इस लाइन में 5 शॉप्स हैं। ठीक है, और ये पांचों शॉप्स एक ही तरह का खिलौना और टॉय जो है वो बेच रही हैं। ये आपका टॉय हो गया मान लो। ठीक है, सेम टॉय के हर एक दुकान पे वैरायटी ऑफ प्राइसेस पाएंगे, मतलब कि कोई बोलेगा इसके 50 रुपये, कोई बोलेगा 60 रुपये, कोई बोलेगा 45 रुपये, तो कोई 30 रुपये, कोई 100 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर इससे कंज्यूमर का क्या फ़ायदा, कंज्यूमर का फ़ायदा ये होता है कि कंज्यूमर चीप रेट में उसको बाय करेगा, जो बेटर भी हो और चीप रेट भी हो। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे कुछ वे लिखे हैं, देखो नीचे यहाँ पे एक टेबल बना रखी है। ठीक है, ये वाली टेबल मैं अभी आपको अगर थोड़ा समझाने लायक होगी तो मैं इसको आपको समझाऊंगा। ये जो है क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स दिखाए हुए हैं, ये क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स जो कि टन्स में है,
ये क्वांटिटी ऑफ टी मतलब कि चाय की क्वांटिटी है जो कि टन्स में दिखाई गई है, ठीक है। और ऊपर अगर मैं थोड़ा सा दिखाऊं आपको तो इसमें ग्राफ में क्या शो कर रहे हैं, ग्राफ में आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा है प्रोडक्शन इन एम्प्टी विदाउट ट्रेड। यह है इंडिया, यह है ऑस्ट्रेलिया। इंडिया में जो टी है वो कितनी बनती है 10 मान लो, और फ्रूट्स कितने उगते हैं 5 मान लो। ऑस्ट्रेलिया में टी उगती है 10 और फ्रूट उगते हैं ऑस्ट्रेलिया में टी उगाई जाती है 5% सॉरी, और फ्रूट्स उगते हैं 10%। दोनों में ओवरऑल टोटल कितना हो रहा है 15 हो रहा है। और सपोज करो अगर इंडिया में फ्रूट्स खाने वाले लोग ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे तो सिर्फ कम उग रहे हैं फ्रूट, 5 ही उग रहे हैं, और जबकि ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा उग रहे हैं, तो ये क्या करेगा इससे खरीद लेगा। और ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया क्या करेगी, टी को इस इंडिया से खरीदेगी। क्लियर है। तो ये चीज़ दिखा रहा है विद ट्रेड। जब हम ट्रेड करते हैं तब क्या होता है, ट्रेड करने के टाइम पे इंडिया जो है वो चाय पत्ती पूरी 20 की 20 उगाता है, ऑस्ट्रेलिया जो है वो फ्रूट्स 20 के 20 लेता है। जब हम ट्रेड करते हैं पूरी चीज़ें खरीद लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह नीचे दिखा रहा है कंजप्शन आफ्टर इंडिया ट्रेड्स 6 टन्स ऑफ टी एंड 6 टन्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन फ्रूट्स। जब दोनों ही 6 टन्स जो हैं वो अपने पास बाद में कंज्यूम करने के लिए रखते हैं तब। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है। डेविड रिचार्डो टुक्स एडम स्मिथ और एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी इज द स्टेप अहेड व्हेन ही पब्लिश्ड द बुक। जब बुक पब्लिश्ड हुई जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इन 1817, इस बुक के बाद जो एडम स्मिथ की पुरानी बुक थी और जो पब्लिश्ड थ्योरी थी वो पीछे छूट गई, ठीक है, क्योंकि इस थ्योरी ने सब कुछ चेंज कर दिया। इस थ्योरी में यहाँ पे लिखा है 2 कंट्रीज वर एब्सोल्यूट लो कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑन 1 आइटम ईच। क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होगा जब 1 कंट्री कैन प्रोड्यूस ऑल प्रोडक्ट एट द एब्सोल्यूट एडवांटेज रिलेटिव टू द अदर कंट्री। अगर एक ही कंट्री सारी चीज़ें प्रोड्यूस करने लग जाए, फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि ट्रेड जरूरी होता है 2 देशों के लिए, ठीक है, मान लो ये ए है और ये बी है। अब मान लो कोई ऐसा देश है सी जो अकेला सारी चीज़ें प्रोड्यूस करने लग जाए, जो ये कर रहा है वो भी और ये कर रहा है वो भी, हर चीज़ वो प्रोड्यूस कर रहा है, उस जगह पर क्या होगा एब्सोल्यूट एडवांटेज, उसका रिएक्शन क्या होगा। तो इसका आंसर रिचार्डो ने दिया, हिज प्रपोजन हैज़ बीन कंट्री शुड स्पेशलाइज्ड इन द प्रोडक्ट्स दैट इज द मोर एफिशिएंटली एंड शुड बाय द goods from produce less efficiently in the other countries, even it means the buying goods from the other nation could produce more effectively। तो इसका मतलब है कहने का कि अगर मान लो जैसे सी कंट्री है, सी कंट्री को फॉर एग्जांपल सैलेड बनाना है, क्या बनाना है सैलेड। अब सी कंट्री जो है इतनी पोटेंशियल है कि इसके पास सारे रिसोर्सेज हैं और ये अकेली बिना इन दोनों की हेल्प के सैलेड को तैयार कर सकती है। बट एक प्रॉब्लम है कि सैलेड की जो गाजर मूली खीरे है ना, वो कुछ तो ए में मिलेगा और कुछ मिलेगा बी के अंदर। तो जब इन ए और बी को पता चलेगा कि ये कंट्री ऐसी है सी जिसको हम ट्रेड कर रहे हैं, कि बाद में ना ये हमें कुछ भी नहीं देगी, कुछ भी नहीं देगी हमें, बिल्कुल लिटरली हमें बिल्कुल कंगाल कर देगी और हमारी सारी चीज़ें ले लेगी और हमारी सारी चीज़ों से अपना सैलेड बना के खुद ही बेचेगी और पैसे कमाएगी। तो क्या ए और बी जो है इतने समझदार नहीं है कि इसको सामान देने से मना कर सके। तो यही होगा, रिचार्डो ने कहा कि अगर ऐसा हुआ ना, एक कंट्री अगर सारा सामान बनाएगी तो ए और बी जो है वो मना कर देगी कि भाई हम आपको सप्लाई ही नहीं करेंगे, बना लो, गुड्स कैसे बनाओगे। तो इसीलिए मिलजुल कर रहना पड़ता है, इससे दोनों का बेनिफिशियल होता है। अगर आप चाहो कि आपकी कंट्री जो है ग्रो करे तो उस केस में आपको वही चीज़ों में ग्रो कर पाओगे जो आपके पास एक्चुअल में होगी, दूसरी से फिर आप उम्मीद नहीं रख सकते, ठीक है। आगे आ जाते हैं नीचे, फिर लिखा है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी क्या होती है। द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी वाज द डेवलप्ड बाय रेमोंड वर्नन इज द मिड 1960 के अंदर मिड में एक थ्योरी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी थी उसको डेवलप किया गया था। 20वीं सेंचुरी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ न्यू प्रोडक्ट वर्ल्ड में आए थे। यूएस की फर्म ने बहुत सारे फर्स्ट सोल्ड यूएस मार्केट में हुआ था, मतलब कि यूएस मार्केट से सबसे पहले जो है प्रोडक्ट्स वगैरह लाके रखे गए थे। वर्नन का पॉइंट आउट होता है कि जो मैन्युफैक्चरर फूड्स है या लाइक ऑटोमोबाइल्स है, टेलीविज़न, इंस्टेंट कैमरा, फोटोकॉपी मशीन और पर्सनल कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर चिप और एटसेट्रा,
ये सारी चीज़ें जो हैं कहाँ से आएंगी, ये सब कॉन्सेप्ट एक तरह का ग्रो है। और ये जो है सारी की सारी चीज़ें जब आएंगी जब हम दूसरी कंट्री से कुछ अपना भेजेंगे, तब वो अपनी बदले में कुछ भेजेंगी। तो ये एक लाइफ साइकिल की तरह है। इसके कुछ स्टेज बना दिए हैं, जिसमें स्टेज 1 है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन जब हो जाता है उसके बाद आता है स्टेज 2। ये इंपॉर्टेंट स्टेज है। स्टेज 2 में लिखा है मार्केट ग्रो एंड एंटर द सेकंड स्टेज कॉल्ड ग्रोथ। ये ग्रोथ का नाम होता है जब मार्केट सेकंड स्टेज में एंटर करती है और मार्केट जो है वो ग्रो करती है। ओवरसीज डिमांड ग्रोस, और जब यहाँ पर डिमांड जो है वो बहुत इंक्रीज होती है। कंपटीटर एंटर करते हैं मार्केट के अंदर। जब मार्केट में कंपटीटर आ जाते हैं तो डिमांड्स ऑलवेज इंक्रीज हो जाती है। पॉपुलेशन बढ़ती है और कंट्री की इंडस्ट्रियलाइज्ड बढ़ती है, और जहाँ पर डिमांड्स वगैरह गोन अप होती है। एट दिस स्टेज प्रोडक्शन आउटसाइड इनोवेटर कंट्री वुड बी सोल्ड इन द प्रोड्यूसिंग कंट्री ओनली। ठीक है, और यहाँ पर आउटसाइड के जो इनोवेटर्स वगैरह हैं, जो कंट्री वगैरह है, वो सब उनको हायर कर लेते हैं। मतलब कि जो हमारी कंट्री है वो दूसरों के इनोवेटर्स को हायर करती है ताकि वो और जल्दी डिमांड्स को पूरा कर पाएँ। दिस इज़ सो बिकॉज ऑफ द डिमांड हाई जापानीज़ मार्केट। और ये जापानीज़ मार्केट में देखा जाता है कि जब वहाँ पर किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हाई पीक पे होता है तो वो इनिशिएटिव देना चालू करती है कस्टमर्स को या फिर अपनी जो स्टाफ्स हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। फिर पॉइंट नंबर 3 आता है, जिसके अंदर आता है मैच्योरिटी। As the market in advanced country measure mature products and the process gets standardized of the process prices because become the important competitive strategy due to intense competition। और इस competition के होने के बावजूद द प्रोडक्शन बेस स्टार्ट मूविंग एट द लो कॉस्ट नेशन। बट तब भी प्रोडक्शन जो है वो लो कॉस्ट से ही स्टार्ट होगा। बिकम इम्पोर्टर्स, अगर आप इम्पोर्टर्स हैं तो कैपिटल इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। द नीड ऑफ स्किल्ड लेबर इज़ रिप्लेस्ड बाय यूजिंग लो स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर। जो स्किल्ड लेबर है उनको रिप्लेस कर दिया जाता है कम स्किल्ड वालों से और सेमी स्किल्ड वालों से। ठीक है, फील्ड वर्क वगैरह में। 4th स्टेज आता है डिक्लाइन का, विद द सैचुरेशन ऑफ मार्केट। देखो, एक टाइम आता है जब सारे के सारे पीक पे जाते हैं और एक टाइम आता है जब वो नीचे आएंगे, पक्का आएंगे। ठीक है, तो वो जो स्टेज होता है जब वो नीचे आता है वो डिक्लाइन स्टेज कहलाता है। लिखा है द प्रोडक्शन बेस्ड शिफ्ट entirely to low cost nation like Asian and sterilizing economics. Over the life cycle, production has moved to innovator country and the industrialized countries to developed countries। जो डेवलप कंट्रीज़ वगैरह होती हैं उसमें जो प्रोडक्शन वगैरह होता है, इनोवेटर्स वगैरह होते हैं, वो अलग अलग तरह की कंट्रीज़ में होते हैं। द इनोवेटिंग कंट्रीज़ बिकम द इम्पोर्टर। जो इनोवेटिंग कंट्री है वो एक इम्पोर्टर बन जाती है, मतलब दूसरी कंट्री से माल को पहले खरीदती है, फिर उसको बनाती है, प्रोड्यूस करती है। द प्रेशर ऑफ हाई इनकम कंट्रीज़, और इससे आता है प्रेशर हाई इनकम का, मतलब पैसे ज़्यादा लगते हैं इन सब प्रोसेस में। पूरी साइकिल चलानी है तो पैसे तो लगेंगे। ये जो है न्यू प्रोडक्ट है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। फिर आता है ग्रोथ। ग्रोथ मतलब ये ऐसे, तो अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे होती है ग्रोथ प्रोडक्ट। ठीक है, नीचे आता है मैच्योर प्रोडक्ट, जो मैच्योर प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, और लास्ट में हमारी है प्रोडक्ट साइकिल। ये जो लाइन है जो कर्व हो रही है ये हमारी प्रोडक्शन को दिखाती है, जो हमारी स्ट्रेट लाइन है ये हमारी कंजप्शंस को दिखाती है। ठीक है, अब नीचे जो है ये दूसरी साइकिल है जिसमें प्रोडक्ट साइकिल मॉडल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेडिंग इमिटिंग कंट्रीज़। अब दो कंट्रीज़ के बीच में अलग अलग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मॉडल दिखा रहे हैं। तो जो प्रोडक्ट ए है, मतलब कि जो साइकिल ए है, इसमें आप देखोगे ये ऐसे कर्व होके यहाँ पे जा रही है जो कंजप्शंस की है। दूसरी है हमारी ऊपर वाली प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन वाली इस तरह से कर्व है। इंपोर्ट जो है पहले इंक्रीज़ हुआ, फिर इंपोर्ट डिक्रीज़ होता है। एक्सपोर्ट जो है पहले डिक्रीज़ था और एक्सपोर्ट बाद में जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है द बिजनेस इन्वायरमेंट कंप्रोमाइज़ फॉर इंटर रिलेटेड एरियाज़। जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो किस तरह से फॉर इंटर रिलेटेड एरियाज़ में है। तो पहला आता है क्वालिटी ऑफ फैक्टर कंडीशन। फैक्टर कंडीशन मतलब होता है जो भी आपकी एफिशिएंसी वाली चीज़ें हैं जिनसे आप प्रोडक्शन कर रहे हो। ठीक है, या फिर कोई भी क्वालिटी या स्पेशलाइजेशन वाली चीज़ें जो आपको इनपुट से
आपको ड्रॉ करके दे रही है पूरा कंप्लीट आउटपुट, वो चीज़ें। दीज इनपुट्स इंक्लूड ह्यूमन रिसोर्स, कैपिटल रिसोर्स, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, और साथ ही साथ आपके इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज। जो आपके फैक्टर्स होते हैं वो फैक्टर्स आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट बना के देते हैं। दूसरा आता है बिजनेस एनवायरनमेंट में ही कंटेक्स्ट ऑफ फर्म स्ट्रेटजी एंड राइवलरी, द कंटेक्स्ट शेपिंग ऑफ एक्सटेंट ऑफ कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, द टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजी एम्प्लॉयड एंड द इंटेंसिटी ऑफ लोकल राइवलरी। जो भी शेप होती है, जो भी आपके स्ट्रैटजी होती है एम्प्लॉयड्स वगैरह की, और जो राइवलरी होती हैं वो सारे के सारे इंक्रीज़ होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्वालिफाइंग ऑफ लोकल डिमांड कंडीशंस, द of the home of demand and the pressure of local buyers to upgrade products and services। यहाँ पर बेसिकली ये बताया है कि जो हमारी अंदर होम कंट्री है, जो इंटरनल कंट्री है, उसमें क्या होता है, एक प्रेशर होता है लोकल बायर्स पे कि वो चीज़ों को ख़रीदें, और जो भी अपग्रेड माल है उसको जल्दी से जल्दी जो है वो क्वालिटी को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा पॉइंट नंबर 4, जिसमें लिखा है related and supporting industries, the availability of quality of local suppliers and related industries that are internationally competitive and the state of development of clusters। ठीक है, अब ये है हमारे 4 एट्रीब्यूट्स जो भी गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं। गवर्नमेंट शेप्स फैक्टर कंडीशंस, या कोई भी एग्जाम्पल है यहाँ पे थ्रू ऑफ ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी बनाना, और हमारे स्टैंडर्ड्स को अच्छा करना, प्रोटेक्शन लॉ को बनाना, और गवर्नमेंट परचेजिंग पॉलिसी और इंपोर्ट्स को बेहतर बनाना। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रिटिज़म ऑफ पोर्टर कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। अब इसके क्रिटिज़म्स जो है वो फिगर ऊपर आपको बना के दिखा रखी है। फिगर्स में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कंटेक्स्ट ऑफ फर्म स्ट्रेटजी लिखी है। यहाँ पे लिखा है फैक्टर्स, इनपुट कंडीशन, और यहाँ पे लिखा है डिमांड कंडीशन। इनपुट क्या है और डिमांड क्या है। फिर नीचे लिखा है रिलेट, सपोर्ट इंडस्ट्रीज़, और ऊपर है राइवलरी। ठीक है, और चारों ही एक दूसरे से लिंक हैं, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, आगे लिखा है क्रिटिज़म। क्रिटिज़म में है इट इज़ ए गुड टू हैव ए स्ट्रैटजी। ये स्ट्रैटजी के बेस पे गुड है, बट द एनवायरनमेंट बीइंग अनस्टेबल, इसका एनवायरनमेंट अनस्टेबल होता है। इंटरनेशनल ऑपरेशन बिकम क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, इसका जो एनवायरनमेंट है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। द कंपीटिंग फर्म्स लर्न फ्रॉम ईच अदर मिस्टेक्स, जो फर्म्स है वो ईच अदर मिस्टेक्स मतलब एक दूसरे की गलतियों से सीखती हैं। एंड कॉपी राइवल्स सक्सेशन, और जो राइवल की सक्सेस है उसको हासिल करती है। अब नीचे अगला पॉइंट है टू इम्प्लीमेंट कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी। जब कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी में पैसा स्पेंड किया जाता है, जब पैसा स्पेंड होता है तो राइवल जो है वो अपने आप ही एक सर्टेन वे में बिहेव करने लगते हैं। मीन्स जो भी राइवल्स हैं वो पीछे रह जाते हैं अगर आप उसमें अच्छा खासा पैसा लगाते हो और अपने बिजनेस को ग्रो करते हो। थर्ड पॉइंट है स्ट्रेटजी रिलाइज और स्पेक्यूलेशन एंड नॉट ऑन हार्ड एविडेंस अबाउट राइवल इंटेंशन, एबिलिटी एंड कमिटमेंट्स। जो स्ट्रेटजी है वो स्पेक्यूलेशन जो है वो आप एक हार्ड एविडेंस को जब गैदर करते हो तो आपको राइवल की इंटेंशंस, एबिलिटी और कमिटमेंट्स के बारे में अंदाज़ा होता है। फिर आता है इफ़ेक्टिव स्ट्रेटजी आर कंस्टेंटेड येट फ्लेक्सिबल। जो इंस्टेंट स्ट्रेटजी वगैरह है वो हमेशा फिक्स रहती है। पोर्टर मॉडल इम्प्लाइज दैट फर्म शुड चूज़ ए स्पेसिफिक स्ट्रेटजी रूट। जो फर्म है एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी रूट फॉलो करती है। फिफ्थ जो है द मॉडल डिस्क्राइब सिचुएशन एट द पर्टिकुलर मोमेंट इन ए टाइम। जो सिचुएशन है वो एक सिचुएशन डिराइव करती है। ठीक है, मॉडल जो एक सिचुएशन डिराइव करता है कुछ पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग, बट इट इज़ एबिलिटी टू प्रेडिक्ट आउटकम्स ऑफ क्वेश्चनेबल। और जो इसके आउटकम्स होते हैं वो क्वेश्चनेबल होते हैं इन द फ्यूचर के लिए। सिक्स्थ पॉइंट है फर्म्स इफ़ कमिट ह्यूज रिसोर्सेज इन ए अर्ली ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ ए पार्ट ऑफ इनिशियल स्ट्रेटजी। जो फर्म है वो ह्यूज रिसोर्सेज को डेवलप करती है अपने अर्ली ईयर्स के पार्ट को, और उसके साथ साथ उसके ऑपरेशंस को या इनिशियली स्ट्रेटजीज़ को।
ठीक है। इसमें लिखा है बिकम्स फॉर्मल स्ट्रेटजी स्टेटमेंट एंड डिस्पाइट चेंज इन एनवायरनमेंट, और इससे होता है एनवायरनमेंट में एक स्टेटमेंट में चेंज। द फर्म may have to pursue the strategy no longer appropriate to need, और इसकी लंबे टाइम तक जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पॉइंट नंबर 7 है, बिजनेस ऑफन चेंज द इंडस्ट्रीज विद द ऑपरेट। जो बिजनेस है वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को चेंज कर रहे हैं, धीरे धीरे उनको ऑपरेट करते हैं। इट रिक्वायर्स टू द ओल्ड स्ट्रेटजी टू बी चेंज, और ये रिक्वायरमेंट होती है जब पुरानी स्ट्रेटजी को नई स्ट्रेटजी में चेंज कर दिया जाता है। द बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस इज़ कंस्टेंटली शिफ्टिंग, और बेसिक यूनिट्स जो होती है, एनालिटिक्स जो होती है, वो शिफ्ट होती रहती है। तो नीचे ना अब हम कुछ डिस्कस करेंगे पॉइंट्स जिसमें हम रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल लैंड लेबर रिलेशनशिप और लैंड कैपिटल रिलेशनशिप। लैंड लेबर रिलेशनशिप, कंट्री इंडिया के अंदर ना हैवी एडवांटेजेस होता है इन रिलेशनशिप्स के ऊपर। कंट्री के अंदर जैसे कि सिंगापुर हो गया, और इसके कुछ इर्रेस्पेक्टिव क्लाइमेट्स होते हैं, सॉल कंडीशंस जो होती है जिसमें गेहूँ चावल वगैरह प्रोड्यूस नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया में या कनाडा के अंदर जो है काफ़ी सारी ऐसी रिसोर्सेज हैं जो खाली पड़ी रहती हैं। सिंगापुर हो गया, हांगकांग जैसी कुछ मोस्ट सक्सेसफुल इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्नोलॉजी हैं, जिनके अंदर कोई भी लैंड रिलेटिव्स की नीड नहीं पड़ती। नंबर ऑफ़ लेबर जो है वो एम्प्लॉयड होते हैं जब इनको यूजेबल लाया जाता है, और मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस वगैरह सस्टेनेबल रहते हैं, जो कि थ्योरीज पर बेस्ड हैं। अगला आता है लेबर कैपिटल रिलेशन। क्या होता है? कंट्रीज हैविंग लिटिल कैपिटल एंड मोर ऑफ लेबर। अगर कंट्री के अंदर लिटिल कैपिटल, पैसा कम है मगर लेबर ज़्यादा है, तो इसमें क्या होगा कि लेबर से आप काम करवा सकते हो, पर लेबर को कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट का फ़ायदा मिल जाएगा। और इसी में क्या होता है, कम्पिटिटिवनेस इन द लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट। हमको ज़्यादा से ज़्यादा लेबर होने की वजह से लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट मिलते हैं। बांग्लादेश हैज़ एक्सपोर्ट कम्पिटिटिवनेस इन ए रेडीमेड गारमेंट एंड द इंडस्ट्री डज नॉट रिक्वायर मच सच कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बांग्लादेश जैसी कंपनी में या कंट्रीज़ के अंदर जो रेडीमेड गारमेंट्स होते हैं वो इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट नहीं होती, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, उनको स्किल्स के ऊपर अपना एक ह्यूज प्रोडक्शन कंप्लीट करना होता है। द क्रिटिकल एनालाइज ऑफ थ्योरी ऑफ स्पेकुलेशन, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है। पहला है मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। हमने ऊपर अभी पढ़ा कि दो थ्योरी हमने अच्छे से रीड करी, जिसमें हमने पढ़ा कि ईजिली शिफ्ट कैसे होते हैं रिसोर्सेज प्रोडक्शन पे। अब उसके बाद लिखा है अदर्स इन द टू कंट्रीज डोमेस्टिकली विदाउट एनी कॉस्ट। यहाँ पे लिखा है कि किस तरह से दो कंट्री में डोमेस्टिकली किसी भी कॉस्ट के बिना प्रोडक्शन कैसे शिफ्ट होता है। लैंड ऑफ टी मे नॉट बी सुटेबल फॉर फ्रूट जूस इन इंडिया। आपने देखा होगा कि जैसे दिखाया था कि लैंड ऑफ टी जो है वो इंडिया को कहा जा रहा है कि इंडिया में टी बहुत उगते हैं, बट उसी जगह पे फ्रूट्स जो है वो कमी पड़ रही थी। फ्रूट हमने कहाँ से लिए थे? हमने ग्राफ में देखा था, हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए थे या इंग्लैंड से ले रहे थे हम, दूसरी कंट्री से, क्योंकि यहाँ पर जो ज़मीन है वो कैसी है, हमारी ज़मीन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ चाय पत्ती उगा सकती है, फ्रूट्स नहीं उगा पाती इतने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लेबर मे हैव प्रॉब्लम टू शिफ्ट नॉट ओनली ए न्यू एक्टिविटी। जो लेबर है उसमें भी प्रॉब्लम है, हम अपनी लेबर को दूसरे कामों में इन्वॉल्व नहीं कर सकते इन्हीं रीज़न से। तो ये एक एजम्पशन बन जाती है जहाँ पर हमारी कंट्री के कुछ ग्राफ शिफ्ट नहीं होते, बट डोमेस्टिक मूवमेंट विल बी इरेज ऑफ इंटरनेशनल मूवमेंट। और जो डोमेस्टिक घरेलू मूवमेंट्स हैं वो हट जाते हैं इंटरनेशनल मूवमेंट्स में अगर हम ट्रेड करते हैं। द मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर मे बी ए गुड अल्टरनेटिव टू ट्रेड। जो ये मूवमेंट है कैपिटल और लेबर का, ये दोनों ही एक तरह का गुड अल्टरनेट है ट्रेड करने के टाइम पर। नेक्स्ट पॉइंट में आपकी समरी आ जाती है, और समरी में आपका चैप्टर जो है यहाँ पे क्लोज हो गया है। तो चैप्टर नंबर 3 जो है आज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आई विश वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो भाई, ठीक है, क्योंकि सेमेस्टर 4 के जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, और आपको बाकी चैनल पर जो वीडियोज़ नहीं मिलती वो हमारे चैनल पर भी अवेलेबल हो जाएगी। और इसके रिलेटेड और भी जो सब्जेक्ट है आपके, वो सारी वीडियो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, HRD हो गया, तो एक बार उसको भी जाके चेक कर लेना। और इस चैप्टर के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएंगे वो सारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होंगे लिंक, तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना,
सारे चैप्टर्स के लिंक वहीं पे अवेलेबल होंगे, तो आप एक एक करके सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हो। बाकी कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करूँगा। एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ रह गई, अगर किसी को नोट्स परचेज़ करने हैं तो मिनिमम अमाउंट 120-30 रुपये पे करके नोट्स की पीडीएफ को आप बाय कर सकते हो, जिसके लिए आपको मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा। मेरा नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पे, और डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर मेंशन है, मेरा फ़ोन नंबर, आप वहाँ से लेकर मुझे मैसेज कर सकते हो। मैसेज करना भाई, कॉल ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो मैसेज करना कोशिश करना, ठीक है। और बाकी नोट्स वगैरह में सारी चीज़ें कवर होंगी, आपको बुक्स या वीडियोस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप नोट्स बाय कर लेते हो तब। नोट्स में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो भी एग्ज़ाम्स में आते हैं। बाकी आपको जैसा अच्छा लगे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग।